गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस समय हम लोग आनुवांशिकी का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने आपको मेंडल के पहले नियम को, प्रभाविता के नियम को समझाया था। आज हम लोग मेंडल के दूसरे नियम, जिसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है, उसके बारे में जानते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अर्थात पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में मेंडल ने ये कहा कि जब किन्हीं दो परस्पर विरोधी शुद्ध नस्ली लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में तो केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग अलग प्रकट होते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अगर शुद्ध नस्ली लंबे तने वाले और शुद्ध नस्ली बौने तने वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए तो इनके जीव रूपों को हम इस तरह से लिखेंगे। होमोजाइगस टाल के लिए कैपिटल टी और होमोजाइगस डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। इनका संकरण कराने के लिए हम एक पौधे का मेल गैमीट लेंगे, पॉलन लेंगे और ये कैपिटल टी होगा। दूसरे पौधे का फीमेल गैमीट लिया जाएगा, स्मॉल टी, इसको इस तरह से लिखेंगे। और जब दोनों का संकरण होगा तो संकरण से प्रथम पीढ़ी में ये टाल पौधे प्राप्त होंगे। इतना तो आपने प्रभाविता में भी देखा था। अब यहाँ पर दूसरी पीढ़ी में हम जाते हैं। इस प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं इनके बीच जब स्वपरागण होने दिया जाता है तो उसमें दूसरे पीढ़ी में हमको इस तरह से स्थिति दिखाई देती है। ये दोनों के गैमेट्स को अलग अलग लिख दे रहे हैं। मान लीजिए ये मेल गैमेट है और इस तरफ फीमेल गैमेट्स लिख दिया जाता है, कैपिटल टी स्मॉल। तो इनके संकरण से हम देखेंगे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस तरह से F2 में यानी द्वितीय जन की पीढ़ी में हमको इस तरह से प्राप्त होगा। ये हम देख रहे हैं, ये होमोजाइगस टाल है, ये हेटेरोजाइगस टाल है, ये भी हेटेरोजाइगस टाल है और ये होमोजाइगस डॉर्फ है। तो जहां प्रभाविता में हमने ये देखा था कि प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। दूसरी पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और ये अगर इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात हम देखें तो फिनोटाइप रेशियो हमको दिखाई दे रहा है 3:1। 3 लंबे पौधे हैं और एक बौना पौधा है। और अगर हम जीनोटाइप रेशियो देखना चाहें तो जीनोटाइप रेशियो है, एक होमोजाइगस टाल है, 2 हेटेरोजाइगस टाल है और एक होमोजाइगस डॉर्फ है। यानी ये रेशियो आपका हुआ 1:2:1। तो ये आपका पृथक्करण का नियम है। एक बार फिर से इसको समझिए कि जब दो परस्पर विरोधी शुद्ध नस्ली लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में तो केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग अलग दिखाई देते हैं। और ये इनका दृश्य रूप अनुपात 3:1 होता है और जीव रूप अनुपात 1:2:1 होता है। उदाहरण के लिए शुद्ध नस्ली लंबे तने वाले और शुद्ध नस्ली बौने तने वाले पौधों के बीच संकरण कराया
तो अब हम लोग आनुवंशिकी के तीसरे नियम को देखते हैं। तीसरा नियम जिसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये जो थर्ड लॉ है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विगुण संकरण पर आधारित है। अभी आपने जो दो नियम पढ़े ऊपर के, पहला प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ये दोनों नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक गुण संकरण, एक गुण संकरण पर आधारित है। एक गुण और द्विगुण संकरण में ये अंतर होता है कि एक गुण संकरण में एक समय में केवल एक जोड़ी लक्षण को लिया जाता है, और द्विगुण संकरण में एक ही समय में दो जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों को लिया जाता है। और इसमें एक समय में केवल एक जोड़ी विरोधी लक्षण लिए जाते हैं। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में यह बताया गया कि जब दो जोड़ी परस्पर विरोधी शुद्ध नस्ली लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जोड़ी का कोई एक लक्षण ही प्रकट होता है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में जोड़ी के लक्षणों का प्रकटन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। इसको हम उदाहरण के रूप में इस तरह से समझ सकते हैं। अगर शुद्ध नस्ली पीले गोल और हरे झुर्रीदार ग्रीन, इनके बीच संकरण कराया जाए तो इनका चिन्ह रूप लिखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए इनका संकरण कराने के लिए एक का हम कॉलम लेंगे, एक के मिल गैमेट्स को लेंगे और दूसरे के ओव्यूल को लिया जाएगा और ये संकरण कराया गया। तो संकरण कराने पर ये देखा जाएगा कि प्रथम पीढ़ी में जितने भी सीड मिलेंगे सब राउंड येलो होंगे। प्रथम पीढ़ी में जितने भी बीज प्राप्त होंगे सबका आकार गोल और उनके बीजपत्रों का रंग पीला होगा। ये फर्स्ट पीरियड जनरेशन। लेकिन जब हम द्वितीय पीढ़ी में जाएंगे तो द्वितीय पीढ़ी में जाने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी में हमको जोड़ी के लक्षणों का प्रकटन एक साथ न होकर के एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से भी होगा। तो इसको इस तरह से चेकर बोर्ड बना करके दिखाते हैं।
एक तरफ मेल के गैमेट्स को लिख दिया जाता है और एक तरफ फीमेल के गैमेट्स को। यहाँ लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह से हम फीमेल के गैमेट लिखेंगे, वो भी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर नीचे लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहाँ पर होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये होगा इसका जीनोटाइप और उसका हम फिनोटाइप लिखते हैं। तो ये देखिए राउंड एरो, यहाँ भी होगा राउंड एरो, यहाँ भी राउंड एरो, यहाँ पर राउंड एरो, ये राउंड एरो, ये भी हुआ। यहाँ देखिए ये आपका राउंड ग्रीन हो गया, राउंड ग्रीन। यहाँ पर होगा आपका राउंड एरो, ये भी राउंड ग्रीन, ये राउंड येलो, राउंड येलो। ये देखिए यहाँ पर ब्रिंक्ड हो गया, ब्रिंक्ड येलो, यहाँ पर ब्रिंक्ड येलो, ये राउंड येलो होगा। ये आपका राउंड ग्रीन होगा, ये आपका ब्रिंक्ड येलो होगा और यहाँ पर ये ब्रिंक्ड ग्रीन होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि द्वितीय पीढ़ी में राउंड येलो, ब्रिंक्ड येलो, राउंड ग्रीन और ब्रिंक्ड ग्रीन, इनका रेशियो हमको दिखाई दे रहा है 9:3:3:3, यानी 9 राउंड येलो है, 3 ब्रिंक्ड येलो है, 3 ब्रिंक्ड ग्रीन है और 1 जो है ब्रिंक्ड ग्रीन है। तो इस तरह से यहाँ पर पहली पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि केवल राउंड येलो यानी जोड़े का एक लक्षण दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में देखने पर हमें यह समझ में आ रहा है कि राउंड येलो ब्रिंक्ड ग्रीन ये तो है ही, लेकिन जोड़ी के लक्षणों का प्रकटन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के हुआ है। राउंड चला गया ग्रीन के साथ, ये हम देख रहे हैं राउंड ग्रीन, और येलो चला गया ब्रिंक के साथ, येलो ब्रिंक। तो इस तरह से तीसरे नियम में, स्वतंत्र अभिवर्ग के नियम में, ये हम देख रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी में जोड़े के लक्षणों का प्रकटन जरूरी नहीं है कि एक साथ हो,
ये एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के भी होता है। तो इस तरह से आपने आनुवंशिकी के तीनों नियमों को देखा। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा ये आपने देखा उदाहरण से स्वतंत्र अद्विहन का नियम। अब हम आपको ये बताते हैं कि जब हम ये संकरण कराते हैं, जैसे मान लो हमें कराना हो, ये तो आपने देख लिया कि मेंडल ने इस तरह से प्रयोग किया, लंबे और बौने तने वाले पौधों के बीच संकरण कराया और उससे इस तरह से परिणाम प्राप्त हुआ और ये 3 नियम मेंडल ने बनाए। अब अगर हमको आपको अपने स्तर से ये जांचना हो, परखना हो, अपने से प्रयोग करना हो, तो किस तरह से हम पौधों के बीच संकरण कराएंगे, किस तरह से हमें शुद्ध नस्ली पौधे प्राप्त होंगे, इसको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कैसे पता लगेगा कि ये शुद्ध नस्ली लक्षणों वाला पौधा है अथवा शुद्ध नस्ली लक्षणों वाला पौधा नहीं है। क्योंकि जब 2 शुद्ध नस्ली लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाएगा तभी हमें उचित अनुपात प्राप्त होगा। जैसे हम देख रहे थे कि मेंडल ने एक लंबे तने वाले पौधे को लिया और एक बौने तने वाले पौधे को लिए, तो ये परिणाम हमें तभी सही प्राप्त होगा जब ये शुद्ध नस्ली लंबे तने वाला पौधा हो और ये शुद्ध नस्ली बौने तने वाला पौधा हो। तो अब मान लो हम जहाँ से पौधे ले रहे हैं या सीड को ले रहे हैं, वहाँ से हमें तो ये पता है नहीं कि ये लंबे तने वाले पौधा है या बौने तने वाला पौधा है, जो बीज है वो उगेगा तो लंबा होगा। तो इसके लिए हमें ये करना होता है कि सीड को हम कम से कम 3 पीढ़ियों तक जांचते परखते। जैसे मान लो हमने लंबे तने वाला कोई पौधा ले लिया और बौने तने वाला पौधा हमने ले लिया, तो ये शुद्ध नस्ली है कि नहीं ये पता इस तरह से चलेगा। इसको हम 3 पीढ़ी तक उगाएंगे। जैसे इसमें फ्लावर डेवलप हुआ, फिर पॉट बनी, इसमें सीड बने, तो इस सीड को हम निकाल लेंगे और इस सीड को मेच्योर होने के बाद ग्रो कराएंगे। मान लो पहली पीढ़ी में इसके सीड को लेकर के हमने ग्रो कराया तो ये पहली पीढ़ी होगी और इसमें हमने देखा कि ये पौधा उतना ही लंबा है जितना कि इसका जनक पौधा था। फिर इसमें भी इसी तरह से फ्लावर डेवलप होंगे, पॉट बनेगा और फिर इनके सीड को भी हम मेच्योर होने के बाद निकाल लेंगे और उनको फिर बोएंगे। तो अगर इस तरह से 3 पीढ़ी तक लगातार उगाए जाने के बाद पौधे की लंबाई उतनी ही बनी रहती है, अर्थात लंबा है तो लंबा ही रहता है, बौना है तो बौना ही रहता है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये शुद्ध नस्ली लक्षणों वाला पौधा। अगर ये शुद्ध नस्ली लक्षण वाला पौधा नहीं रहेगा, मान लो पहली पीढ़ी में लंबा आ भी गया तो दूसरी पीढ़ी में इसमें जितने बीज रहेंगे उसमें कुछ लंबे आ जाएंगे और कुछ बौने आ जाएंगे, जैसा कि आपने पृथक्करण के नियम में देखा। तो इस तरह से ये शुद्ध नस्ली पौधों को अलग करने की, छांटने की विधि है। अब इसके बाद मान लो शुद्ध नस्ली लक्षणों वाला पौधा हमको मिल गया, तो पौधे में संकरण कैसे कराते हैं, संकरण की क्या विधि है? तो उसके लिए हमें 2 पौधों को चुनना होगा। मान लो हमने लंबे तना वाला पौधा चुन लिया और एक बौने तने वाला पौधा चुन लिया, ये लगा हुआ है हमारे बगीचे में कहीं पर भी। तो मान लो इसका हमें मेल गैमीट लेना है, पॉलन लेना है, और इसका हमें फीमेल गैमीट लेना है, ओव्यूल लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरा पौधा होगा हमारा जिसका हम फीमेल गैमीट लेंगे, उसमें फ्लावर को मैच्योर होने से पहले ही, जैसा कि आप जानते हैं फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। तो कैलिक्स और करोला ये दोनों तो फ्लावर के एक्सेसरी पार्ट हैं, ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो एंड्रोसियम और गाइनेसियम है ये पौधे के, फ्लावर के नेसेसरी पार्ट होते हैं और रिप्रोडक्शन में यही भाग लेते हैं। एंड्रोसियम नर जनन अंग होता है और गाइनेसियम मादा जनन अंग होता है। एंड्रोसियम में जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं उसमें मेल गैमीट डेवलप होता है और गाइनेसियम में जो ओव्यूल बनता है उसमें फीमेल गैमीट डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फीमेल गैमीट जिसका लेना है
उसमें फ्लावर के मेच्योर होने से पहले ही उसके एंथर को हम काट करके हटा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इमैस्कुलेशन करेंगे, यानी उसके एंड्रोसियम को काट करके हटा देंगे। एंड्रोसियम को काट कर हटा देने के बाद इसको हम किसी काले कागज से, किसी बैग से अच्छे से ढक देंगे, जिससे कि बाहर से हवा में उड़ करके कोई परागकण इस पर न जाए। तो इसको कहते हैं बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन किया सबसे पहले हमने, उसमें कंप्लीट रिमूवल हुआ है एंड्रोसियम का, एंथर का, और उसके बाद हम बैगिंग कर देते हैं, जिससे कि और हवा में बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ न पहुँच जाए। अब इसके बाद जो हमारा मेल गैमेट वाला प्लांट होता है, उसको, उसके फ्लावर को हम मैच्योर होने देते हैं, और जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो उसके एंड्रोसियम, उसके एंथर के नीचे कोई कागज की शीट रख करके उसके परागकोश को चिमटी से ब्रेक कर देते हैं, किसी चीज से तोड़ देते हैं, जिससे कि बहुत सारे परागकण हमारे कागज पर नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से यहाँ से हम तोड़ेंगे और नीचे कागज लगाए रहेंगे तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हमारे पास आ जाएंगे, और इन पॉलन ग्रेन्स को ले जा करके हम इस बैग को हटा करके मेच्योर डायनेशियम पर ऊपर से हम इस पर स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। तो इस तरह से हम परागण क्रिया को, पॉलिनेशन क्रिया को संपन्न कर देते हैं, और इस तरह से तब ये हमारा मेल गैमेट यहाँ पर पहुँच जाता है और ये क्रॉस जो है हमारा सफल हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है संकरण कराते हैं। अब देखिए, आपको बताते समय हम बार बार कह रहे थे कि ये होमोजाइगस ताल है, ये हेटेरोजाइगस ताल है, हेटेरोजाइगस प्लांट है। तो होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, इसको आपको बताते हैं। जब किसी लक्षण के लिए दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं तो इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। जब किसी लक्षण के लिए दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं तो उसको हम होमोजाइगस कहते हैं। जैसे मान लो ये टाल है, टाल के लिए दो एलील्स होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, तो ये हमारा होमोजाइगस टाल होगा। और ये डॉट हम देख रहे हैं, इसके जो दो एलील्स हैं स्मॉल टी, ये दोनों भी समान है, इसका मतलब ये हमारा होमोजाइगस। लेकिन अगर ये प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त होकर के आता है टाल, इसमें हम देखते हैं इसके दोनों एलील्स अलग अलग तरह के हैं, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो जब किसी लक्षण के लिए उसके दोनों एलील्स अलग अलग तरह के हों तो इसको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, लंबाई के लिए ये कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगर मान लो हम बीज के आकार के लिए लिखते हैं तो बीज के आकार के लिए राउंड और ब्रिंग, राउंड को कैपिटल आर, राउंड कैरेक्टर के लिए दो एलील्स, ये शुद्ध नस्ली के लिए कैपिटल आर, और ब्रिंग के लिए स्मॉल आर। तो जब ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कैपिटल आर है, तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस राउंड, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस ब्रिंग। और जब ये इस तरह से होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तब ये आपका हो जाएगा हेटेरोजाइगस। तो ये हो गया, आपने समझ लिया होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। इसको, इसके बाद आपको बताते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप को कहते हैं जीन रूप, इसको हिंदी में कहा जाता है जीन रूप, और इसको कहा जाता है दृश्य रूप। तो जो लक्षण प्रकट होता है, हमें दिखाई देता है, इसको हम दृश्य रूप कहते हैं। जैसे आप लंबाई के लिए देख रहे हैं टाल, तो ये लंबा है, दिख रहा है कि लंबा पौधा है, ये दृश्य रूप है। डॉट, बौना, तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि बौना पौधा है, या राउंड सीड है, ग्रीन सीड। तो इस तरह से जो लक्षण
हमें दिखाई देता है ये लक्षण का दृश्य रूप कहलाता है। और इसके लिए लक्षण के प्रकटन के लिए जो जीन जोड़ी जिम्मेदार होती है उसको हम जीन रूप कहते हैं। जैसे राम के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, तो ये जीन रूप है। वृंद के लिए स्मॉल आर, तो ये जीन रूप है। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। ठीक, तो अब आपको हम बताते हैं बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस हिंदी में इसको कहते हैं विपरीत संकरण। तो जब प्रथम पीढ़ी के पौधों का संकरण जनक पीढ़ी के पौधों से कराया जाता है तो इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं, विपरीत संकरण कहते हैं। जैसे आपने देखा कि एक लंबे तने वाला पौधा लिया गया, एक बौने तने वाला पौधा लिया गया, इसका जीन रूप हुआ कैपिटल टी, इसका जीन रूप हुआ स्मॉल टी, इसका पॉलन लिया गया, लिया गया कैपिटल टी, इसका ओव्यूल लिया गया स्मॉल टी, दोनों में संकरण कराया गया। पहली पीढ़ी में ताल प्लांट्स प्राप्त हुए, इनका जीन रूप हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जनक पीढ़ी के लिए मेंडल P1 P लिखते थे, प्रथम पीढ़ी के लिए फर्स्ट जनरेशन के लिए F1 लिखते थे। तो अगर प्रथम पीढ़ी के पौधों का संकरण जनक पीढ़ी के पौधों से कराया जाए तो इसको हम कहेंगे बैक क्रॉस या विपरीत संकरण। तो अगर इस तरह का क्रॉस होता है कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हमारा एक तरह का बैक क्रॉस होगा। और इस तरह से अगर हम कराएं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हम स्मॉल टी से कराएं तो ये भी हमारा एक तरह का बैक क्रॉस होगा। ठीक, अब हम आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में बताते हैं, परीक्षण संकरण। टेस्ट क्रॉस इसको हिंदी में कहते हैं परीक्षण संकरण। तो जब प्रथम पीढ़ी के पौधों का संकरण जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षणों वाले पौधे से कराया जाता है तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण। जैसे टॉल डॉट इस तरह से प्रथम पीढ़ी में टॉल आया कैपिटल टी, इसका संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण हम स्मॉल टी से कराएं तो ये हमारा परीक्षण संकरण कहलाता है। तो बैक क्रॉस क्या होता है ये आपने जान लिया, टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसको आपने जान लिया। अब आपको अन्योन्यता संकरण के बारे में बताते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस, इसको हिंदी में कहते हैं अन्योन्यता संकरण। तो अदल बदल कर कराए जाने वाले संकरण प्रयोगों को रेसिप्रोकल क्रॉस यानी अन्योन्यता संकरण कहते हैं। जैसे मान लो हम दो पौधे लेते हैं, परस्पर विरोधी लक्षणों वाले शुद्ध नस्ली पौधे हैं। एक का मान लो पहली बार हमने टाल का पॉलन लिया और डार्क का हमने ओव्यूल लिया और इनके बीच संकरण कराए गए। अब दूसरी बार फिर हम इन्हीं पौधों के बीच संकरण कराएं, लेकिन अब की बार इनके गैमीट्स के जो स्रोत हैं उनको बदल दिया जाए, डार्क का पोलन ले लिया जाए और टाल का ओव्यूल ले लिया जाए। तो इस तरह से जब हम
युग्मकों के स्रोतों को अदल बदल करके संकरण प्रयोग कराते हैं तो इसको हम कहते हैं अन्योन्यता संकरण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये इतनी चीजें आपको हमने बताई आनुवंशिकी के बारे में। अब आपको मेंडल के नियमों के अपवाद की ओर ले चलते हैं कि कहाँ कहाँ मेंडल का नियम लागू नहीं होता है या मेंडल के नियम के कौन कौन से अपवाद हैं। तो अपवादों में दो श्रेणी बनाई जाती है, एक एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव और दूसरा गैर एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव। तो एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव में सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता को रखा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। और ये मेंडल के पहले नियम का अपवाद है। मेंडल का पहला नियम क्या है ये आपको बताया जा चुका है। पहला नियम प्रभाविता का नियम था जिसमें हमने आपको बताया कि जब किन्हीं दो परस्पर विरोधी शुद्ध नस्ली लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम जन की पीढ़ी में दोनों में से कोई एक लक्षण ही दिखाई देता है। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है उसी को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है अर्थात छुपा रहता है उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता में कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने ये खोजा कि मिरेबिलिस जलापा, ये पौधा है मिरेबिलिस जलापा, इसको बुलबमस कहा जाता है। तो इस पौधे पर प्रयोग करके कार्ल कोरेंस ने ये देखा कि जब इसके लाल फूल वाले और सफेद मिरेबिलिस जलापा के लाल फूलों वाले पौधे और सफेद फूल वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में न तो लाल रंग का फूल दिखाई देता है और न ही सफेद रंग का। जबकि मेंडल के अनुसार या तो लाल रंग का फूल प्रथम पीढ़ी में प्रकट होना चाहिए था या तो सफेद रंग का प्रकट होना चाहिए था। अगर लाल प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता तो लाल प्रभावी कहा जाता, अगर व्हाइट सफेद प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता तो ये प्रभावी होता। लेकिन कार्ल कोरेंस ने देखा कि यहाँ पर न तो लाल रंग प्रकट होता है और न ही सफेद रंग प्रकट होता है बल्कि एक नया रंग आ जाता है गुलाबी। तो इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया। तो इतना आप लोग तैयार करिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे।